गोइंग टू स्टार्ट विद जीआईटी, फंक्शन नर्वस कंट्रोल एंड ब्लड सर्कुलेशन। जीआईटी हमारे पास जो है मूवमेंट ऑफ फूड के लिए रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर सिक्रीशन आती है जो फूड को डाइजेस्ट कराती हैं। ये फूड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को, और हमारे पास इनको स्टोर कराती है। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास होती हैं 4 लेयर। सिरोजा, मस्कुलर लेयर जिसके अंदर आउटर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, इनर सर्कुलर होते हैं, और हमारे पास सबम्यूकोसा आता है और म्यूकोसा। सिरोजा, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। और इनके एडिशन में जो स्टमक है, म्यूकोसा के अंदर भी हमारे पास जो है म्यूकोसल मसल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मस्कुलरिस म्यूकोसी कहते हैं। जीआईटी के मसल जो है वो ऐसे सिंसिटियम एक्ट करते हैं। 200 से 500 माइक्रोमीटर लेंथ होते हैं और 2 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं। एक इंडिविजुअल स्मूथ मसल फाइबर 1000 के कई पैरेलल फाइबर एक दूसरे के साथ बंडल्स में अरेंज होते हैं और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली डाउन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं। ये सारे मसल फाइबर जो है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं थ्रू गैप जंक्शन। इनके अंदर में गैप जंक्शन होता है। जब हमारे पास यहाँ पे आइंस मूव करते हैं तो वो एक मसल से दूसरे मसल के अंदर बहुत तेजी से ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मसल जो है वो ऐसे बंडल एक्ट करता है, ऐसे सिंसिटियम। इन मसल्स ने अपने आप को फ्यूज हुए होते हैं बहुत सारी जगह से, आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना के पड़े होते हैं। हर लेयर को एक सिंसिटियम कहते हैं। यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो सारे मसल मैस के अंदर एक्सपेंड कर जाता है। रिदमिकली हो रहा होता है, रिदम जो कि फ्रीक्वेंसी जिसके मेंटेन रहती है, इसलिए हम इसको स्लो वेव कहते हैं। ये इंटेंसिटी जो है वो 5 से 15 मिलीवोल्ट तक वेरी करती रहती है। 3 to 12 टाइम्स आती है पर मिनट। 3 टाइम्स ये होती है हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर पर मिनट, 12 टाइम इन ड्यूडेनम और 8 to 9 इन द टर्मिनल आइलियम। अगर हम बात करें कि ये जो स्लो वेव पोटेंशियल है क्यों प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास जो है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल पेसमेकर है स्मूथ मसल के। यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक लाइक कॉन्टैक्ट्स होते हैं स्मूथ मसल के दरमियान में। जब हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल जो है वो उसके अंदर साइक्लिकल चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास यूनिक आयन चैनल्स ओपन होते हैं जिसकी वजह से स्लो वेव पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। स्लो वेव एक्टिविटी जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्लो वेव पोटेंशियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज नहीं करता, लेकिन खाली एक स्टमक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे स्लो वेव पोटेंशियल हल्की सी मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। बाकी सारी जगह पे हमारे पास कोई मूवमेंट स्लो वेव पोटेंशियल की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती। इसकी जगह हमारे पास क्या स्पाइक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। ये हमारे पास है स्लो वेव्स जो कि अबाउट 40 to 50 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे भी कॉन्टिन्यूस है। इनकी वोल्टेज होती है 5 से 15 मिलीवोल्ट और ये हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल जो कि हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराते हैं। इनके स्टिमुलेशन क्या है, हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज हो, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हो, यहाँ पे स्ट्रेच हो, और हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास ट्रू एक्शन पोटेंशियल है, ये जो है -40 मिलीवोल्ट पे पॉजिटिव होता है। फिर हमारे पास -50 से 60 तक चला। रेस्टिंग मेम्ब्रेन अगर पोटेंशियल की बात करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास -55 मिलीवोल्ट के करीब -40 से 50 के दरमियान में। फिर हमने करानी है जब ये लेस नेगेटिव होगा तो डीपोलराइजेशन होगी, अगर ये मोर नेगेटिव होगा तो ट्रीपोलराइजेशन होगी। तो हमारे पास लेस नेगेटिविटी की तरफ जब ये जाएगा तो हमारे पास होगी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की स्टिमुलस हमारे पास अगर हमारे पास जीआईटी के अंदर स्ट्रेच आता है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। इन केसेस के अंदर हमारे पास होगी रीपोलराइजेशन के लिए हमारे पास स्टिमुलेशन आता है नॉरएपिनेफ्रिन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास जीआईटी जो है उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फेयर फाइट फ्लाइट के अंदर जीआईटी की मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस। हमारे पास डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या आ रही है। डीपोलराइजेशन होती है जब हमारे पास लेस नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और अगर मोर नेगेटिव पोटेंशियल होता है इसको हम कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन फैक्टर क्या है, नंबर 1 स्ट्रेचिंग, नंबर 2 एसिटाइलकोलिन, नंबर 3 हमारे पास स्टिमुलेशन बाय सेवरल हार्मोन्स, यहाँ पे सिंपैथेटिक सप्लाई। हाइपरपोलराइजेशन के कॉजेस क्या है, हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और नॉरएपिनेफ्रिन से स्टिमुलेशन। कैल्शियम आयन की एंट्री जो है स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। जब हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल आते हैं तब हमारे पास कैल्शियम जो है वो एंटर करके सेल को कैल्शियम कैलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एक्ट करता है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट कंट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास मसल कंट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन अगर हमारे पास लो वेव्स हैं वो हमारे पास कैल्शियम आयन की एंट्री नहीं कराती सेल में और वो सिर्फ सोडियम की एंट्री कराती है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कॉज नहीं होती, लेकिन स्लो वेव्स जो है वो पीक्स जनरेट होती रहती हैं स्लो वेव्स की। जीआईटी के अंदर हमारे पास टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस रहती हैं। ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास स्लो वेव्स की वजह से नहीं होती बल्कि हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल जो है कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव स्पाइक पोटेंशियल की वजह से हमारे पास ये टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होती हैं और कुछ हार्मोन्स की वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द इंटीरियर ऑफ सेल। 3 वजह की वजह से हमारे पास टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। कैल्शियम आयन कॉन्टिन्यूअसली एंटर कर रहा है, नंबर 2 हमारे पास हार्मोन्स एंटर कर रहे हैं, नंबर 3 हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव स्पाइक पोटेंशियल आई जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 एंटारिक नर्वस सिस्टम है, वो जीआईटी का नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर अबाउट हमारे पास 100 मिलियन नंबर ऑफ न्यूरॉन एंटायर स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं और हमारे पास इसकी होती हैं 2 टाइप्स। एक होता है हमारे पास ऑर्बिट प्लेक्सस या माइंटेरिक प्लेक्सस और एक होता है मीजनर प्लेक्सस और सबम्यूकोसल प्लेक्सस। सबम्यूकोसल प्लेक्सस जो है वो हमारे पास सबम्यूकोसा में लाई करता है और ऑर्बिट या माइंटेरिक प्लेक्सस जो है हमारे पास मस्कुलर की जो 2 लेयर होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर, इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सस है या ऑर्बिट प्लेक्सस है इसका फंक्शन होता है कि जीआईटी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और सबम्यूकोसल प्लेक्सस क्या करता है कि हमारे सक्रीशन और लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। सेंसरी नर्व एंडिंग जो है वो जीआईटी एपिथेलियम या गट वॉल में एफरेंट फाइबर सेंड करती हैं थ्रू प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ गैंग्लियास पड़े होते हैं वहां से और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से और हमारे पास वैगस नर्व के थ्रू। प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया में हमारे पास सिलियक गैंग्लिया आ जाता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया आ जाता है और इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया आ जाता है। ये हमारे पास वो एफरेंट्स हैं प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम यानी कि वैगस नर्व जो कि हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक स्प्लाइस हमारे पास ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। सबम्यूकोसल प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस आपस में थ्रू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक फाइबर्स कनेक्ट होते हैं। आगे माइंटेरिक प्लेक्सस की बात करें तो ये हमारे पास लीनियर चेन में इंटरकनेक्टिंग होते हैं। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास कंट्रोल करते हैं मसल एक्टिविटी को, उसकी टोन को बढ़ाते हैं, उसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसके हमारे पास रिदम ऑफ एक्साइटेटरी वेव को बढ़ाते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो माइंटेरिक प्लेक्सस है ये हमारे पास
एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। इनहिबिटरी तब होगा जब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे लाइक वेजोएक्टिव पेप्टाइड, इनहिबिटरी पेप्टाइड वगैरह। और हमारे पास ये इनहिबिटरी किस जगह के लिए होता है, हमारे पास मेनली स्फिंक्टर के जो मसल्स होते हैं ना, जहाँ पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं जीआईटी में, वहाँ पे हमारे पास जो है ये इनहिबिटरी फाइबर्स देता है, स्पेशली पाइलोरिक, लाइक पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, स्फिंक्टर ऑफ इलियोसिकल वाल्व हो गया। अब हमारे पास सबम्यूकोसल प्लेक्सस, यहाँ मीजनर प्लेक्सस जो है ये हमारे पास लोकली एक्ट करता है माइन्यूट सेगमेंट के अंदर, लोकल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन और लोकल एब्जॉर्प्शन और कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स को कंट्रोल करता है। जीआईटी के न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो इसके लिए हमने एक निमोनिक याद कर लेना है ना, एसडीसीएसबीएस, फिर एलएमबीएनएन, एसिटाइलकोलिन नॉरएपिनेफ्रिन एटीपी, एसिटाइलकोलिन नॉरएपिनेफ्रिन एटीपी, फिर आ गया सेरोटोनिन, डोपामीन, फिर कोलिसिस्टोकाइनिन, सब्सटेंस पी, वेजोएक्टिव पेप्टाइड, सोमैटोस्टेटिन, क्या क्या, सेरोटोनिन, डोपामीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सब्सटेंस पी, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, और आ गया सोमैटोस्टेटिन। उसके बाद ल्यूकोएनकेफ्लिन, मेटनकेफ्लिन, एलएम, ल्यूकोएनकेफ्लिन, मेटनकेफ्लिन, फिर बोम्बैसिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई और नाइट्रिक ऑक्साइड, बोम्बैसिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई और बोम्बैसिन, ये सारे हमारे पास आ गए न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ जीआईटी। ये अबाउट 14 है, वैसे हमारे पास 25 तक होते हैं जीआईटी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास एक्साइट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ऑलमोस्ट इनहिबिट करता है एपिनेफ्रिन की तरह, और हमारे पास एड्रीनल मेडुला से आता है। ऑटोनोमिक कंट्रोल जीआईटी का हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक स्प्लाई से और सिम्पैथेटिक स्प्लाई से। पैरासिम्पैथेटिक स्प्लाई जो है उसके अंदर हमारे पास क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है, क्रेनियल थ्रू वैगस नर्व आता है, और सैक्रल आता है हमारे पास सैक्रल स्प्लैंक्निक नर्व जो होती हैं वहां से। जो हमारे पास जीआईटी का जो नर्वस सिस्टम है ना, इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम, इसकी डिटेल वीडियो हमने एब्डोमिनल पेल्विस में पढ़ी हुई है, उसका लिंक मैं साथ डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जीआईटी को इनहिबिट करता है, मेनली नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज कराता है, और ये T5 से L2 तक होते हैं, लेसर स्प्लैंक्निक, ग्रेटर स्प्लैंक्निक, लीस्ट स्प्लैंक्निक और लंबर स्प्लैंक्निक नर्व। एफरेंट सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ से आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास आते हैं प्री गैंग्लियोनिक, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से। इनकी स्टिमुलेशन कैसे होती है, इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, यहाँ उसकी एक्सटेंसिव डिस्टेंशन, यहाँ फिर हमारे पास कोई केमिकल गट के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे पास वो स्टिमुलेट होंगे, सेंसरी फाइबर्स और जीआईटी के अंदर स्टिमुलेशन देंगे। 80% नर्व फाइबर जो है वो वैगस नर्व के थ्रू ही आते हैं, और बाकी 20% प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस की बात करें तो हमारे पास एनाटॉमिकल अरेंजमेंट है डायरेक्ट नर्वस सिस्टम की, और उसके कनेक्शंस की ऐसी है कि वो 3 टाइप्स के हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस बनाते हैं। एक रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारे पास विद इन द गट वॉल इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम के इंटीग्रेशन से बन रहे हैं, ये हमारे पास पेरिस्टालसिस, मिक्सिंग कंट्रैक्शन, लोकल इनहिबिटरी इफेक्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक रिफ्लेक्सेस हैं जो हमारे पास गट से प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक जा रहे हैं और फिर वापस से जीआईटी में आ रहे हैं, लाइक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक मतलब स्टमक से जाएगा ये रिफ्लेक्स थ्रू प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया और हमारे पास कोलोन में जाएगा, और फिर वापस से ये वापस स्टमक को इफेक्ट करेगा। इस तरह हमारे पास इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो इंटेस्टाइन से स्टमक को रिफ्लेक्स देगा। कोलोनो इलियल रिफ्लेक्स, ये हमारे पास कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन सेंडिंग डिसेंडिंग में से किसी से भी हमारे पास इलियम तक रिफ्लेक्स लेके जाएगा। कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आ गए ये वाले जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया से जा रहे हैं, इनमें हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स और कोलोनो इलियल रिफ्लेक्स। फिर कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो कि हमारे पास गट से जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन स्टेम में, और फिर वापस से जीआईटी में आ रहे हैं। लाइक कुछ रिफ्लेक्सेस जो है वो हमारे स्टमक और ड्यूडेनम वाले हैं जो कि ब्रेन स्टेम तक जा रहे हैं, वापस स्टमक में आ रहे हैं वाया वैगस नर्व। और हमारे पास पेन के रिफ्लेक्सेस और डेफिकेशन रिफ्लेक्स, पेन रिफ्लेक्स, और हमारे पास गैस्ट्रिक मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए स्टमक और ड्यूडेनम के रिफ्लेक्सेस। इसके बाद हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल है जीआईटी का, इसके हमारे पास हार्मोन, ये टेबल ही हमने करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर हार्मोन हमारे पास सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है ये हमारे पास प्रोटीन, अगर फूड के अंदर ज्यादा है, डिस्टेंशन हुई है, हमारे पास जीआईटी की नर्वस स्टिमुलस आया, तो हमारे पास जी सेल ऑफ एंट्रम ऑफ ड्यूडेनम और जिजेनम, यानी कि स्टमक से ड्यूडेनम और जिजेनम से रिलीज होगा। गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को हमारे पास ज्यादा करेगा, म्यूकोजल ग्रोथ कराएगा। क्या क्या करेगा हमारे पास, गैस्ट्रिन जो है वो हमारे पास प्रोटीन, डिस्टेंशन और हमारे पास नर्वस स्टिमुलस की वजह से रिलीज होगा। जी सेल ऑफ एंट्रम यानी कि स्टमक, ड्यूडेनम और जिजेनम से रिलीज होगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से सिंपली अगर हम करें। और हमारे पास ये इफेक्ट करेगा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देगा, स्टमक की सिक्रीशन को बढ़ा देगा, म्यूकोजल ग्रोथ कराएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रेटिन। स्क्रेटिन जो है वो हमारे पास एसिड प्रेजेंट होने की वजह से या फैट्स की वजह से आएगा। ये हमारे पास एस सेल से स्क्रेटिन है, तो एस सेल ऑफ ड्यूडेनम, जिजेनम और आइलियम, इन तीनों के यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एस सेल होते हैं, वहां से हमारे पास रिलीज होगा स्क्रेटिन। और ये हमारे पास क्या कराएगा, ये हमारे पास कराएगा स्टिमुलेट कराएगा पेप्सिन की सिक्रीशन को। पेप्सिन जो है वो हमारे पास स्टमक में ये पेप्सिन सिक्रीट कराएगा, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराएगा, बिलियरी बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराएगा, ग्रोथ कराएगा हमारे पास एक्सोक्राइन पैंक्रियाज की, और साथ में इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिन रिलीज एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। पेप्सिन सिक्रीशन कराएगा फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट, बिलियरी बाइकार्बोनेट, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज की ग्रोथ कराएगा, इनहिबिट कराएगा गैस्ट्रिन को। तीसरा एंजाइम है हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए भी हमारे पास प्रोटीन, फैट और एसिड स्टिमुलाई हैं, और ये हमारे पास रिलीज होता है हमारे पास आई सेल ऑफ ड्यूडेनम, जिजेनम और आइलियम से। ये हमारे पास जी सेल से रिलीज हो रहा था गैस्ट्रिन, आई सेल से हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन, एस सेल से स्क्रेटिन, और ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन को बढ़ाता है, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को बढ़ाता है, गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करेगा तो बाइल आएगा, और हमारे पास ग्रोथ करेगा एक्सोक्राइन पैंक्रियाज का, और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को यानी कि स्टमक की एम्पटिंग को रोकता है। इसके बाद हमारे पास है जी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक फैक्टर, GIP जिसको हम कहेंगे, ये हमारे पास प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की वजह से स्क्रीट होता है के सेल ऑफ ड्यूडेनम और जिजेनम से, और ये हमारे पास क्या करेगा, इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाएगा और इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को। इसके बाद हमारे पास मोटिलिन। मोटिलिन की अगर हम बात करें तो ये फैट, एसिड और नर्वस रिस्पांस के नतीजे में हमारे पास रिलीज होगा। और हमारे पास एम सेल, मोटिलिन है तो एम सेल ऑफ ड्यूडेनम और जिजेनम से रिलीज होगा, ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। मोटिलिन मोटिलिटी को बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाएगा। GIP क्या करेगा, इंसुलिन बढ़ाएगा और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। स्क्रेटिन क्या करेगा, हमारे पास
पेप्सिन पैंक्रियाटिक बिलियरी पेप्सिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट बिलियरी बाइकार्बोनेट ग्रोथ ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाज और इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिन को। उसके बाद हमारे पास सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन को बढ़ाएगा, बाइकार्बोनेट को बढ़ाएगा, गॉलब्लैडर की कंट्रैक्शन करेगा, ग्रोथ ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाज और हमारे पास इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाएगा म्यूकोसा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूवमेंट इन जीआईटी। मूवमेंट इन जीआईटी हमारे पास दो तरह की है, एक है हमारे पास पेरिस्टाल्सिस जिसको हम कहते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट, दूसरी है हमारे पास सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन जो कि है मिक्सिंग मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस के अंदर हमारे पास ये होता है जब भी फूड का बोलस एंटर करता है ना तो उससे हमारे पास 2 से 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द पॉइंट हमारे पास जीआईटी कॉन्टैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग अपेयर होता है जिसकी वजह से हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इनिशिएट होती है और ये हमारे पास यूजुअली ड्यू टू स्ट्रेच होता है, डिस्टेंशन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कलेक्ट होता है तब। और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ पेरिस्टाल्सिस करा सकती है, केमिकल और फिजिकल इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा। इसमें हमारे पास इस तरह हमारे पास फूड जो है वो मूव कर जाएगी और हमारे पास इसके अंदर माइंटारिक प्लेक्सस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइंटारिक प्लेक्सस अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास ये कंट्रैक्शंस होंगी। अब अगर किसी पोर्शन के अंदर माइंटारिक प्लेक्सस नहीं है तो वहाँ पे एब्सेंस होगी इन कंट्रैक्शंस की, पेरिस्टाल्सिस की या फिर वीक पेरिस्टाल्सिस होगी। और जब एक पर्सन की गट को इंटायरली ब्लॉक करना है ट्रीटमेंट के लिए तो हमने क्या करना है, कोलिनर्जिक फाइबर जो है माइंटारिक प्लेक्सस के उनको हमने दे देना है एट्रोपिन ड्रग जिसकी वजह से वो हो जाएंगे पैरालाइज थोड़ी देर के लिए, फिर हम उस पर कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ गट के अंदर ये है कि थ्योरेटिकल ये है कि पेरिस्टाल्सिस दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, टुवर्ड्स द एनस भी टुवर्ड्स द माउथ भी। लेकिन जब ये माउथ की तरफ जाती है तब ये हमारे पास इसकी थोड़ी ही देर बाद ही डाई आउट कर जाती है क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ एनस की तरफ मूव करती है, क्योंकि हमारे पास माइंटारिक प्लेक्सस जो है वो एनल डायरेक्शन के अंदर पोलराइज हुआ होता है। जब हमारे पास फूड आता है तो हमारे पास डिस्टेंशन की वजह से आती है कंट्रैक्टाइल रिंग। वो कंट्रैक्टाइल रिंग जो है इस फूड को पुश करती है आगे और आगे पुश करने की वजह से वो 5 से 10 सेंटीमीटर जब ये आगे चली जाती है तो पीछे से कंट्रैक्टाइल रिंग जो है वो डाई आउट हो जाता है। अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि आगे वाले एरिया को हम पहले ही रिलैक्स कर देते हैं ताकि ये कंट्रैक्टाइल रिंग जो है वो डाई आउट ना करे और हमारे पास फूड आगे मूव करता रहे। ये कंप्लेक्स पैटर्न जो है वो एब्सेंस ऑफ माइंटारिक रिफ्लेक्स के अंदर नहीं हो सकता, जिसको इस कम्प्लेक्स को हम कहते हैं माइंटारिक रिफ्लेक्स और पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स और एनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ गट। पेरिस्टाल्टिक इफेक्ट क्या है हमारे पास कि ये हमने आगे से रिसेप्टिव रिलैक्सेशन की हुई है ये, और साथ में हमारे पास पेरिस्टाल्टिक वेव जो कि एनस की डायरेक्शन में मूव कर रही है वो, इन दोनों को हम कहते हैं लॉ ऑफ गट। इसके बाद हमारे पास सेगमेंटेशन कंट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि हमारे पास ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी हुई है, इसके आगे हमारे पास कोई स्फिंक्टर वगैरह आया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे बन गया सेगमेंट। ये सेगमेंट के अंदर ही फूड जो है वापस मिक्स होती रहेगी, चर्न होती रहेगी, आगे नहीं मूव करेगी, वो वहीं पे मिक्सिंग वगैरह होगी फूड की और थोड़ी सी फूड इधर को मूव करेगी, थोड़ी सी फूड इधर को मूव करेगी, इन्हीं सेगमेंट्स के दरमियान इंटरमीडिएट सेगमेंट्स बन जाएंगे, वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ फूड और चर्निंग ऑफ फूड होती रहेगी। इसके बाद हमारे पास जीआईटी का ब्लड फ्लो, इसको हम कहते हैं स्टैनिक सर्कुलेशन। स्टैनिक सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास जीआईटी के साथ साथ स्प्लीन, पैंक्रियाज और लिवर भी होते हैं। लिवर, पैंक्रियाज और गट स्प्लीन और पैंक्रियाज से सारा ब्लड जो है वो लिवर के पास जाता है थ्रू पोर्टल वेन, वहाँ पे जाके हमारे पास लिवर साइनोसाइड में चला जाता है और फिर ये लिवर को लीव करता है थ्रू हेपेटिक वेन्स, यानी कि कहाँ से गट स्प्लीन पैंक्रियाज से गया पोर्टल वेन के जरिए लिवर में हमारे पास साइनोसाइड में आ गया, वहाँ से हमारे पास इसकी सफाई हुई थोड़ी सी और फिर हेपेटिक वेन के जरिए वेना केवा के जरिए सर्कुलेशन में चला गया। अब इसमें जब ये सर्कुलेशन में वापस जाए तो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल जो है यहाँ से बैक्टीरिया और पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो जीआईटी सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर आए हैं वो यहाँ पे तकरीबन 50 से 75% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जीआईटी में हमारे पास क्या था कि जो लिपिड्स थे वो सारे के सारे लिम्फेटिक से थ्रू गए, तो लिपिड्स जो हैं वो हमारे पास लिवर के अंदर नहीं आएंगे, पोर्टल ब्लड के अंदर हमारे पास फैट्स नहीं होते। इसके बाद हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी। हमारे पास 3 आर्टरीज के जैसे होता है, सीलियक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये आर्टरीज क्या करती हैं कि स्मॉल लूप्स वगैरह बना लेती हैं अराउंड द जीआईटी और हमारे पास कैपिलरी लूप के जरिए जो है ये सप्लाई करती है हमारे पास जीआईटी। ये स्मॉल आर्टरीज जो है पेनिट्रेट करती हैं अलोंग द मसल बंडल्स, इंटेस्टाइनल विलाई के गिर्द और सबम्यूकोजल वेसल के गिर्द, सबम्यूकोजल वेसल्स बनके फिर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक्टिव एब्जॉर्प्शन होनी होती है तो ब्लड फ्लो टू जीआईटी हमारे पास 8 फोल्ड कर दिया जाता है और फिर ये ब्लड फ्लो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है अबाउट 2 to 4 आवर्स के बाद। मैकेनिज्म क्या है कि हमारे पास ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज किया जाता है, नंबर 1 हमारे पास वहाँ पे वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं लाइक कोलेसिस्टोकाइनिन, स्क्रेटिन, वेसोएक्टिव पेप्टाइड और वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिन, ये सारे वेसोडाइलेटर्स रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 काइनिन्स हैं जो कि क्लाइडिन है, ब्रैडिकानिन है। इसके अलावा हमारे पास हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर भी हमारे पास ब्लड फ्लो टू जीआईटी इंक्रीज हो जाता है और एडिनोसिन एक है हमारे पास, इसकी वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो टू द जीआईटी इंक्रीज हो जाता है। ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे जीआईटी की तरफ। इसके बाद हमारे पास काउंटर करंट ब्लड फ्लो इन विलाई के अंदर ये होता है कि हमारे पास आर्ट्रियोल पड़ा होता है, विनियोल पड़ा होता है। आर्ट्रियोल में जिस डायरेक्शन में ब्लड जा रहा होता है, विनियोल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसको हम काउंटर करंट कहते हैं। यहाँ से हमारे पास डिफ्यूज ऑक्सीजन जो आता है, वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन फॉरी डिफ्यूज हो जाती है वेन्स में, इस तरह से ये हमारे पास काम करता है जस्ट लाइक द वाज़ा ऑफ किडनी। नॉर्मल कंडीशन में तो ये काम शंटिंग ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली आर्ट्रियोल से विनियोल की तरफ कैपिलरी में एक्सचेंज की बजाय ये डायरेक्टली हमारे पास विनियोल में चला जाता है और इस तरह हमारे पास जो है वो जीआईटी का ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हार्मफुल नहीं होती है शंटिंग ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन में या कोई ऐसी कंडीशन जो हमारे पास डिजीज कंडीशन है तब हमारे पास ब्लड फ्लो जो है गट का वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नर्वस कंट्रोल ऑफ जीआईटी ब्लड फ्लो। जीआईटी के ब्लड फ्लो को हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक, हमने कहा पैरासिम्पैथेटिक जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो ये इंक्रीज करेंगे लोकल ब्लड फ्लो को, और जो हमारे पास सिम्पैथेटिक है वो हमारे पास क्या करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है आर्ट्रियोल्स की और जिससे हमारे पास जीआईटी का ब्लड फ्लो हो जाता है कम और जीआईटी की एक्टिविटी हो जाती है कम। अब इस कंडीशन में हमारे पास इंटेंस वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जो कि कुछ ही देर बाद ऑटो रेगुलेटरी एस्केप से नॉर्मल हो जाती है। इसमें हमारे पास ये होता है कि जब ब्लड फ्लो रुकेगा ऑक्सीजन कम होगी, इस्कीमिया होगा, वो इस्कीमिया जो है वो हमारे पास वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज कराएगा जिसकी वजह से हमारे पास सिम्पैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम कहेंगे ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। ये फिनोमेना जो है हमारे पास हैवी एक्सरसाइज सर्कुलेटरी शॉक वाले कंडीशन में सिम्पैथेटिक वाला फिनोमेना बहुत काम देता है हमें। इस तरह हम क्या करते हैं कि अगर कोई किसी और जगह इंजरी हुई है, ब्लड लॉस वहाँ हो रहा है तो हम जीआईटी की तरफ ब्लड फ्लो को रोक देते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन करके और अबाउट 200 से 400 ml एक्स्ट्रा ब्लड जो है जनरल सर्कुलेशन में भेज देते हैं।